मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर के थर्सडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। टक्कर में आज बात होगी विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक जो कि मुंबई में चल रही है। 28 दलों की इस बैठक से पहले करीब आधा दर्जन पार्टियों ने अपनी तरफ से पीएम पद की दावेदारी ठोक दी है। तो कांग्रेस ने मुंबई में लगाए अपने पोस्टरों से अरविंद केजरीवाल का चेहरा गायब कर दिया है। यही नहीं, गठबंधन का संयोजक कौन होगा इसको लेकर भी कोई आम राय नहीं बनती दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि विपक्षी एकता की बात करने वाला विपक्ष 2024 में बीजेपी का मुकाबला कैसे कर पाएगा। आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर। मुंबई से उड़ान, किसको मिलेगी कमान? आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर व्यूअर्स इसी विषय पर। लोकसभा में कितनी जगह आएंगी? बहुत जगह आएंगी। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। जिस तरह से इंडिया आगे चल रही है, हमारा अलायंस, वैसे वैसे बॉर्डर में चाइना जो घुस गया है ना, वो भी पीछे हटेगा हमारी ताकत देखकर। दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन इन मुद्दों का क्या होगा? कांग्रेस के एक एक वर्कर का ख्वाब है, सपना है। हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के पद के लिए भी वो सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। मुझसे कोई पूछेगा, प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होते हुए मैं ये कहूंगी कि अखिलेश यादव जी को चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहाँ पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? अब जरा ये पोस्टर भी देख लीजिए जिसके जरिए मुंबई में नीतीश के नाम पर दावेदारी ठोक दी गई। यानी हर पार्टी अपने नेता को दूसरों से अव्वल बता रही है। लेकिन जो पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया वो काफी दिलचस्प है। इस पोस्टर में राहुल को सबसे बड़ा नेता दिखाया गया और केजरीवाल को पोस्टर से बाहर कर दिया गया। पर मुद्दा सिर्फ पोस्टर वॉर का नहीं है। संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग तक ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सीधा टकराव दिख रहा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बहुचर्चित चर्चा। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। तो मैजिक वॉल पे देखते हैं सुप्रसिद्ध विश्लेषण, मोदी वर्सेस कौन का विश्लेषण। बीजेपी की लोकसभा सीट 301, 2019 में राहुल गांधी अमेठी हारे, राहुल गांधी चेहरा है। मोदी बनाम कौन, अरविंद केजरीवाल। मात्र दो राज्यों में पार्टी मजबूत है। और आम आदमी पार्टी की इस समय जो लोकसभा सीट है वो सिर्फ एक है। मोदी बनाम नीतीश कुमार। बिहार के बाहर कोई दायरा नहीं है। जेडीयू की कुल लोकसभा सीट 16 है और इस बार अपनी विधानसभा सीटें भी कम हैं। ये पहले बीजेपी के उपकार पर सीएम बने और अब ये लालू यादव के उपकार पर सीएम बने हुए हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। ममता बनर्जी, बंगाल की दीदी। मोदी की 301 सीटें हैं, यानी बीजेपी की 301। सिर्फ बंगाल में मजबूत अस्तित्व है। टीएमसी की लोकसभा सीट 23 है। इनकी लड़ाई भी मोदी के साथ है, इनकी लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी बनाम अखिलेश यादव। आइए आते हैं, यूपी से बाहर कोई झनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी की लोकसभा सीटें 3 है और यह भी पीएम पद के दावेदार हैं। अभी कुछ महीनों पहले या फिर 1 साल पहले लगभग ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे हैं योगी आदित्यनाथ के मुकाबले। ये यूपी के सीएम ना बन पाए, लेकिन ये पीएम बनना चाहते हैं। इनकी पार्टी के नेता इन्हें पीएम बनाना चाहते हैं। मेरे साथ आज कौन है मैजिक वॉल पे? आइए आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे। पहले बड़ा सवाल, दायरे में सिमटी पार्टियां क्या बीजेपी का विकल्प बन पाएंगी? लेकिन अब मैजिक वॉल पे कौन कौन मेहमान है, आइए परिचय करा देते हैं। आज मेरे साथ जुड़े हैं
डॉक्टर अजय कुमार, उनका अभिनंदन है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे साथ टीम एनडीए से जुड़ रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी के हैं, मलूक नागर है सांसद बीएसपी के, और मेरे साथ इस चर्चा में है डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं आपसे शुरुआत करता हूं डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। सवाल मेरा बड़ा सीधा है। अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता जी की पार्टी भी चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बने, उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री की रेस के अंदर है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बोला राहुल गांधी में कमी क्या है? तो आपका सवाल क्या है अमीश जी? सवाल मेरा यह है कि आप संयोजक और एक नेता नहीं खोज पा रहे तो सरकार कैसे बनाइएगा, चुनाव कैसे लड़िएगा साथ में? देखिए अमीश जी प्रॉब्लम क्या है कि, और आज खुल के मैं बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी देश की चुनौती मीडिया है। और आप बुरा मत और टोके मत प्लीज, क्योंकि नहीं तो मैं उठ के चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई टॉपिक बहस नहीं करते हैं महंगाई पर, कभी नहीं करते बेरोजगारी पर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर ही चल रहे हैं। तो ये तो आप भी सुन लीजिए, हम तो आए थे मजबूरी में, पार्टी ने बोल दिया। आपके जिस तरह से कभी महंगाई पर चर्चा कीजिए, मुजफ्फरनगर पर चर्चा कीजिए, कठुआ पर चर्चा कीजिए, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं। और मोदी जी का एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का बड़े दिनों बाद आए हैं, शायद आपने चर्चा देखी नहीं होगी। अरे बड़े दिन तभी भी निकल सकते, कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, आपको मीडिया से चुनाव लड़ना है, मोदी के साथ खिलाफ चुनाव लड़ना है? मीडिया नहीं, क्योंकि आप मोदी के लिए लड़ रहे हो, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। आप कार्यक्रम शुरू करते हैं, आप तो देश के लिए लड़ रहे हैं। नहीं बहुत, मैं तो आप अरे देश के लिए कहां लड़ रहे हो? बेरोजगारी पर एक कार्यक्रम बताइए, मैं तो कभी नहीं सुना हूं। आपको कोई कार्यक्रम बेरोजगारी कुछ नहीं सुना सर? महंगा नहीं बताइए नहीं, आपने तो कुछ नहीं सुना। बेरोजगारी पर आपने कब कार्यक्रम किया? आपने तो कुछ नहीं सुना। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको मीडिया के खिलाफ चुनाव लड़ना है या मोदी के खिलाफ लड़ना है? कि मैं पूछ रहा हूं, बेरोजगारी पर कार्यक्रम आपने कब किया? मीडिया के खिलाफ चुनाव लड़ना है मोदी? सर आपको मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड छोड़ दूंगा। मेरी रिपोर्ट कार्ड मेरी जनता देती है, मेरी रिपोर्ट कार्ड जनता देती है। हर गुरुवार को हमारी टेलीविजन रेटिंग आती है, आर पार सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है, न्यूज 18 सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नेटवर्क है। आपको थोड़ी रिपोर्ट कार्ड दूंगा मैं अपनी? आपने कब किया बताइए? आपको क्यों रिपोर्ट कार्ड दूंगा मैं अपनी कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है? आपकी रिपोर्ट कार्ड जनता देती है। 4 साल पहले चुनाव हुए थे, आपकी 50 सीटें आई थी। बीजेपी के एजेंडा पे काम करते हो? नहीं, आपको लग सकता है देश का एजेंडा, आपको बीजेपी का एजेंडा लग सकता है, चंद्रयान आपको बीजेपी का एजेंडा लग सकता है। नहीं, आप मुझसे लड़ने आए हैं क्या कार्यक्रम के अंदर? बेरोजगारी पर कब किया? महंगाई पर कब किया? महंगाई पर कब किया? बेरोजगारी पर कब किया? बताओ, आप बताइए। क्योंकि अब तो आपके जो एजेंडा इतने जो है सबको जानकारी मिल गई है, पूरा देश को खुल गया कि बीजेपी के एजेंडा चला रहे नीचे। सर तो एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है ये बीजेपी का एजेंडा है? आपको क्यों लगता है ये बीजेपी का एजेंडा है? मैं जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि जब आपकी सरकारी थी तो आपके एजेंडे चलते थे, जब लोग मंत्री बनवाते थे टेलीफोन के ऊपर? सुनेंगे मुझसे, और आपकी सरकार में क्या क्या होता था? काम बात किए। अरे भाई साहब आप बताओ, तो आपने क्या किया है? आप बताओ कि मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड देने के लिए अजय जी नहीं बैठा। आप अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी की बात रखिए। क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? पवार पर कब किया है? आपका हिसाब तो वो हो गया है, मोहल्ले में एक व्यक्ति है जिसकी किसी से बनती नहीं है, वो कहता है सब बदचलन है। एमएलए का खरीदने पर कब कार्यक्रम किया है? अजीत पवार पर कार्यक्रम कब किया है? और आप जो है बता रहे हैं विपक्ष के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बताऊंगा मैं? क्यों नहीं बताऊंगा मैं? बताइए कब किया है? क्यों नहीं बताऊंगा के बारे में, व्यापम के बारे में आप, अरे अदानी के बारे में कब किया है? अदानी के बारे में कब किया? बताइए सर, क्योंकि आज तो आर पार हो गई, आज तो आर पार है। आप बताइए, जिस तरह से आप हमेशा एजेंडा चलाते हैं हम लोग भी बोलेंगे। आप बताइए आपकी क्या साख है सर? आप बताइए कौन सा कार्य आपने कार्यक्रम चलाया बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार के बारे में, ईडी के एक्सटेंशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, अदानी के जो है शेयर मैनिपुलेशन। सर ये आपका एजेंडा हो सकता है, ये है चीन मतलब आप कहते हैं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर से एजेंडा चलेगा,
तो हम मानेंगे वो पत्रकार है। जैसे कई लोग करते हैं जो आपका एजेंडा चलाते होंगे उनको आप पत्रकार मानते हैं, जो जनता का एजेंडा चलाता है वो आपके लिए पत्रकार नहीं है, जो जनता की बात करता है वो आपके लिए नेता नहीं है। मलूक नागर, योर टाइम इज, सर यू मेड योर पॉइंट। मलूक नागर, बीएसपी एमपी, लेट बीएसपी एमपी कम इन। मलूक नागर, देखिए देश में हर चीज पे चर्चा हो ये अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे साथी बैठे हैं जो आपसे लड़ने को तैयार हैं, इनको पूछो पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है महंगाई पे जब कहां होते हैं, पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है रोजगार पे जब कहां होते हैं, पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है किसानों पे जब कहां होते हैं, पार्लियामेंट में खाली पड़ी रहती है, हम भी एमपी थे मिस्टर नागर, पार्लियामेंट में खाली पड़ी रहती है पार्लियामेंट। यार देखिए यार ये बीच में बोल रहे हैं इनको शायद पता नहीं है, कांग्रेस में विधायक रहा हूं मैं, इसको अजय को अच्छी तरह जानता हूं। प्लीज सुनो, अजय जी मैं भी कांग्रेस से विधायक रहा हूं, जानता हूं, आपको जानता हूं। तो उस समय जब किसानों पे लड़ रहे होते हैं, बेरोजगारी पे हम जूझ रहे होते हैं, और जो देश के हालात है कोरोना के बाद उस पर जूझ रहे होते हैं, जब आपके लोग खाली चले जाते हैं, खाली पड़ी रहती है बेंचेज, तो आज आपकी बात सही है, चर्चा हर चीज पे होनी चाहिए, पर जो आज का एजेंडा है, जो आज के एजेंडे पे बात है, मेरे हिसाब से पूरा संसार देख रहा है, आज तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो अमीश जी की और आपकी शुरू होते ही अगर लड़ाई हो जाएगी तो क्या मैसेज जाएगा कि इंडिया का जो पूरा गठबंधन बन रहा है उसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो आते ही लड़ने लगे, और जबकि सच्चाई ये है 5 दिन के लिए विशेष शस्त्र बुलाया है। क्या कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए? बीजेपी क्या करना चाहती है? उत्तर प्रदेश में जो कोरोना कार्यकाल के समय रैलियां निकाल दी, चुनाव डिक्लेयर कर दिया, सब लगे रहे अपने घरों में, उसके बाद चुनाव डिक्लेयर होते ही रैली बंद, और ये चुनाव जीत करके साफ कर चले गए। अब अगर इन्होंने एक चुनाव एक देश एक कानून एक देश पे अगर ये लिया है, और उसके बाद जो 2 साल का जो समय है कार्यकाल का, जो नई परिसीमन का है, अगर इन्होंने 6 महीने कर दिया और 6 महीने पे परिसीमन पे करके हाँ की संख्या कितनी ना की संख्या कितनी पास, और अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी काट दी, और मई जून में जब चुनाव होगा देखता रह जाएगा पूरा विपक्ष, और ये एक तरफ देश को जीत करके साफ जाएंगे। और विपक्ष की स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है, खास करके कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में, नहीं तो बीजेपी वाले अपनी चलाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो इनके नेता तो कहते हैं, मलूक नागर, इनके नेता तो कहते हैं कि मायावती जी दौलत की बेटी हैं। देखिए मैं इस तरह की असंसदीय भाषा और नहीं, मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के नेता ने बोली ये बात। जो मैं देखिए मैं कांग्रेस में किसने बोला बताइए ना? सुरेंद्र राजपूत ने। सर कौन नेता बोला? कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। अरे कोई भी बोल देगा तो आप किसी को कोई भी है, मतलब कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता कोई भी है, नहीं कुछ की बात नहीं है। भाई मैं बीजेपी का बताऊं कि क्या क्या बोले प्रधानमंत्री जब बोलते हैं हेड सर्जरी हुआ था गणेश जी का। अजय जी रुकिए, अजय जी रुकिए प्लीज। देखिए दलित, सर 1 मिनट रुकिए, दलित है मायावती जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता दलित लीडर के बारे में ऐसा बोलेंगे तो कांग्रेस को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं हो सकता। जी ठीक है, मैं रुक करता हूं बाकी मेहमानों का। मेरे साथ सोनल मान सिंह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, एजेंडा पे बात नहीं होती, और अब तो जैसा मलूक नागर ने बोला कि एक देश एक चुनाव की भी बात हो रही है, जो ये विशेष सत्र हो रहा है इसमें इस बात की चर्चा हो रही है, तमाम सुगबुगाहट हो रही है, तो करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? कांग्रेस कह रही है कि मीडिया भी आपका है, नेता भी आपके हैं, इलेक्शन कमीशन भी आपका हो गया है, इन्हें तो विश्वास ही नहीं है किसी चीज पर। और कितनी अजीत पवार की डिबेट में आप थे, ये डॉक्टर अजय कुमार को बता दीजिएगा। कितनी अदानी की डिबेट में आप थे, ये बता दीजिएगा जरा। अब देखिए, मैं अगर अजय भाई को कोई भी बात बताऊंगा तो मेरी बात तो मानेंगे नहीं, लेकिन ये बात सच है कि लगातार इन मुद्दों पर आपके भी चैनलों पे और दूसरे चैनलों पे भी बात हुई, और आप लोगों ने बहुत खुल के हम लोगों से पूछा है। अजीत दादा पवार पे भी जो आरोप लगे उसके लिए भी आप लोगों ने बहुत बेलिहाज तरीके से आपने हम लोगों से पूछा, और उसका हम लोगों ने जवाब भी दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि मीडिया का तो काम है कि वो अपने ढंग से प्रश्न पूछे,
और हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने जो हमारा विचारधारा है, जो हमारी जानकारी है, उसके अनुरूप हम उनसे चर्चा करें। तो मीडिया को पार्टी कहना कि वो किसी एक दल का एजेंडा पूरा कर रहे हैं, मैं तो इस बात से असहमत हूं। अब जहां तक बात इस INDIA की है, ये बात बिल्कुल सच है कि INDIA के लोग इसलिए भ्रमित हैं, इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको वो ये तय नहीं कर पा रहे कि देश में उनको राजनीति करना कैसे चाहिए, क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर की उनको बात करना चाहिए। आप देखिए कि बैठते हैं, हर बार बैठकर वो ये फैसला लेते हैं कि हमें मोदी जी की सरकार को हटाना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। देश ये जानना चाहता है कि अगर आप सरकार में आना चाहते हैं तो आपके पास नक्शा क्या है इस देश का। इसके पहले भी तो लोग सत्ता में रहे, इसके पहले सरकारों में रहे ये लोग, वहीं से इनको हटाकर एनडीए की सरकार बनी है देश के अंदर 2014 से। तो ये इस पे मंथन करने को तैयार नहीं है कि इसके पहले इनको हटाया क्यों गया था, जनता इसके पहले इनसे नाराज क्यों थी। आज भी देश के सामने उन बातों को रखने के लिए तैयार नहीं है। तो चूंकि इनके पास कोई देश की विकास का, देश के उत्थान का कोई चित्र नहीं है, इसलिए ये कुछ भी कहना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इनके पास ना तो प्रोग्राम है, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है। दल तो इकट्ठे हो गए, दिल तो इकट्ठा हुआ नहीं है, दिल तो एक हुआ नहीं है। दिल के अंदर क्या चल रहा है, हर आदमी सोच रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। आपने अपनी बाइट में कई नेताओं की बाइट भी दिखाए, तो क्या संदेश जा रहा है? हर पार्टी का नेता, चाहे उसका एक सांसद हो जी, चाहे सांसद एक जीता हो उनका लोकसभा में, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। यूपी तो अभी अखिलेश यादव पार्टी की एक हार हुई है, और छोटी मोटी नहीं, ठीक ठाक हार हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनको ऐसा लग रहा है। अजय कुमार इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। अजय जी, आपने बड़ी सारी रिपोर्ट कार्ड मांगी, आपने बोला आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, हमने सब कुछ करा। शायद आज आप बड़े दिनों बाद आए हैं, इसलिए आपके मन में ऐसा हो रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, जो बात बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने रखी, वो अजय आपसे है मेरा, डॉक्टर अजय, वो आपसे सवाल है मेरा। क्या आपको लगता है कि आपका एजेंडा नहीं है, आपका एजेंडा सिर्फ इकलौता है मोदी हटाओ? देखिए, एक चीज है, जितने भी लोग अभी तक जो बोल रहे थे, पहले तो हमारे नागर जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अनुसूचित जाति से हैं, और कोई भी टिप्पणी अगर देखिए मायावती जी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां, कोई भी टिप्पणी व्यक्तिगत टिप्पणी देना किसी भी लीडर के खिलाफ उचित नहीं है, कोई भी प्रवक्ता हो या कोई भी बोलते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में अजीत दादा पवार पे व्यक्तिगत टिप्पणी की, वो ठीक है क्या? नहीं, अजित पवार, अजय जी, अभी आपने अजीत दादा पवार पर टिप्पणी की थी। जो है अजित पवार के बारे में तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने ठीक किया था क्या? आप पूछिए, प्रधानमंती जी बोले थे ना 70,000 तो अजित पवार, उन्होंने ठीक किया। टिप्पणी क्यों की? वो ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं क्या देश के? अरे भाई साहब, अच्छा तो ठीक है, तो बहस ही बंद कर लो। किसी के बारे में भ्रष्टाचार का आरोप था, और फिर बृजमोहन जी किसी और को बोलने दीजिएगा। खुद कह रहे हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अब आपको मैंने याद दिला दिया तो आपको बुरा लग गया। अरे भाई साहब, तो प्रधानमंत्री जी को भी तो सीख दीजिए। प्रधानमंत्री को भी तो पता ही ना कि 500 करोड़ 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, उनका भी बात कर दीजिए। मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए, सुनने का क्षमता रखिए। दूसरी बात क्या है कि जब आप बोल रहे थे हमने हस्तक्षेप नहीं किया, तो कृपया दूसरी बात क्या है, अमित जी, हमारा इतना ही कहना है कि कोई भी शीर्ष नेतृत्व ने यह नहीं कहा था इंडिया अलायंस में कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यूपी के एक चुनाव हार गए तो बोलते कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। दूसरी बात है, ना तो अखिलेश जी बोल रहे हैं, ना ममता जी बोल रहे हैं। कार्यकर्ता जो बोल रहे हैं, तो वो तो मोदी जी का तो मंदिर भी बना दिया था। कुछ लोग नितिन गडकरी को बनाना चाहते हैं तो उनको तो शांत किया जाता है। तो हमारा इतना ही कहना है कि अगर आप इंडिया अलायंस की बात है, किसी ने कहा कि एजेंडा क्या है, एक तो 28 पार्टी की दूसरी मीटिंग है, हर एक अलग पार्टी के अलग विचार। तीसरी मीटिंग है, एक मिनट पहली पटना में हुई, दूसरी बेंगलुरु में हुई, तीसरी मुंबई में हो रही है। अरे यार अमित जी, यू आर नॉट लिसनिंग, आप सुनते नहीं, आप सुनते नहीं। टू यू फ्रॉम पास्ट 1.5 मिनट, आई लिसन टू यू। आप मेरे चैनल पर आकर मेरे को ही बोल रहे हैं कि आपके चैनल ने फलानी चीज नहीं दिखाई, फलानी चीज नहीं दिखाई। कांग्रेस जो चाहती है वो दिखाइए, आप बोल रहे हैं मेरे चैनल पर आकर। मैं वो भी सुन रहा हूं आपकी बात। आप कह रहे हैं कि हम आपके एजेंडे का पर्दाफाश कर रहे हैं, वो भी सुन रहा हूं मैं आपके चैनल के ऊपर। और आप मुझे कह रहे हैं आप मुझे सुन नहीं रहे। सर, मैं तो आप ही को सुन रहा हूं तब से। अभी तक बीजेपी का प्रवक्ता तो बोला ही नहीं है कुछ। आप ही बोलिए सर। आप तो घर से ही भर कर आए थे आज। हमारा कहना है कि
घर से भर के इसलिए नहीं आया, सीएजी की रिपोर्ट हो या कोई भी हो, आप बताइएगा कि देश ठंडे दिमाग से मैं बोल रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि अगर इस सरकार के जो मीडिया को तो सीख देने का समय नहीं है, जैसे नागर साहब माने या नहीं माने, लेकिन मीडिया का पहले जिम्मेदारी थी कि जो सत्ता में ना उनको जो अकाउंटेबल रखना। लेकिन खैर वो आज अलग मोदी का इंडिया, मोदी जी के राज चल रहा है तो वो दूसरी बात है। हमारा इतना ही कहना है कि तीसरी मीटिंग है, भाजपा परेशान है, बोल रही कि रोज इस पर एजेंडा चलाओ, इस पर जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ट्विटर और सोशल मीडिया में कर रहे हैं, क्योंकि 61% इनको मालूम है कि अगर सभी ऑपोजिशन पार्टीज कंबाइंड हो जाए तो कम से कम गणित में 61% जो ऑपोजिशन पार्टीज के साथ है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, ओके, एक मिनट, लेट मी फिनिश लास्ट। सोनल मानसिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इवॉल्व करेंगे जी, शी इज आल्सो वेटिंग सर, वो भी वेट कर रही हैं काफी देर से। सोनल जी वो कह रहे हैं कि एजेंडा क्लियर है और एजेंडा है कि बाकी इंडिया खिलाफ खड़ा है जब मोदी के, तो वो एजेंडा क्लियर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस एजेंडे के तहत मोदी को हरा दिया जा सकता है? योर टेक एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सोनल जी, रिस्पॉन्ड टू डॉक्टर अजय कुमार। नहीं, मेरा तो इतना ही कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पे मैंने काफ़ी काम किया है, तो उसमें जो प्रसंग आता है जानकी जी के स्वयंवर का, विवाह का, तो एक एक राजा आगे गए और धनुष उठा नहीं पाए शिव जी का, तो ये तय हुआ कि 10,000 राजा जो थे इकट्ठा होके धनुष उठाएंगे। तो किसी ने पूछा कि उठा तो लेंगे, उसके बाद क्या? तो कहा कि फिर वो लड़ेंगे और उसमें जो जीतेगा उसका विवाह जानकी जी के साथ होगा। तो मुझे ये बात अभी याद आ रही है, प्रसंग याद आ रहा है क्या कि अभी जो सिचुएशन मुझे और मेरे जैसे अनेक लोगों को दिख रही है वो ये है कि 1 पॉइंट प्रोग्राम है INDIA का जो दिख रहा है मोदी हटाओ, और मोदी का 1 पॉइंट प्रोग्राम है भारत को बढ़ाओ। तो ये इन दोनों में बहुत अंतर है। द स्पेस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू इज ह्यूज। यहाँ पर देश की बात हो रही है, पॉजिटिविटी की बात हो रही है, योजनाओं की बात हो रही है, देश का नाम विश्व में बढ़ाने की बात हो रही है, देश के आखिरी तबके के व्यक्ति तक स्कीम्स के बेनिफिट्स पहुंचाने की बात हो रही है, काम हो रहा है, और एक तरफ हो रहा है कि मोदी हटाओ। आई डोंट नो इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है। इतने लीडर्स, नामी लीडर्स हैं सारे, मैच्योर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी एक्सपीरियंस का लाभ कैसे मिले देश को, उसकी जगह ये जो नेगेटिविटी की बात हो रही है उससे दुख होता है। मेरे जैसे लोगों को बहुत दुख होता है कि सब मिलजुल के देश की बात करें, देश के व्यक्तित्व की बात करें, देश के चरित्र की, देश की अस्मिता की बात करें, तो कितना बढ़िया होता। जी। लेकिन इस तरीके का जो है एक व्यक्ति को हटाओ हटाओ हटाओ, ये मंत्र जो बन गया है वो बहुत ही क्या कहे घिनौना है, बहुत ही दुख होता है। जी, अनुराग भदौरिया, ये एक घिनौना मंत्र है, यही एक घिनौना विचार है जिसमें एक व्यक्ति को हटाने की आप बात कर रहे हैं, ये सोनल मानसिंह कह रही हैं। और अखिलेश जी अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं बकौल आपकी पार्टी। देखिए सोनल जी को, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश के मजबूत नेता हैं, वो भी एक चेहरा है। अब मेरी बात सुन लीजिए, सोनल जी जो कह रही हैं शायद वो जो कह रही हैं वो कह नहीं पा रही हैं। दरअसल में इंडिया गठबंधन क्यों बना? इंडिया जो है, ये इंडिया मतलब होता है कि हम देश के मूल जो आत्मा उसको बचाने के लिए बने हैं, देश की सभ्यता और संस्कृति बचाने के लिए बने हैं, देश में लोकतंत्र और मजबूत हो इसलिए बने हैं। कैसे हमें लोगों का अधिकार मिले, कैसे यहाँ पे आम आदमी की चर्चा हो पाए, आम आदमी की बात हो पाए, यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या पे चर्चा हो पाए। ऐसा ना हो कि मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार होता रहे और सारे कोई कुछ बोले नहीं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे किसी कठुआ की बेटी के साथ अन्याय हो, या जिस तरह से यहाँ पे हमारी पहलवान महिलाएं धरना देती रही जो देश के लिए पदक जीत के लाई, उनके ऊपर में कोई बोलने वाला ना हो। ऐसा ना हो कि हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो, कोई बोले नहीं। इसलिए इंडिया एक बन के आया है, क्योंकि इंडिया का मतलब होता है कि हम कितने नेता हैं, कितने चेहरे
क्या होता है? इंडिया का मतलब देश होता है। इंडिया का मतलब देश होता है। इंडिया का मतलब भारत होता है। इंडिया का मतलब हम नेता समझाएंगे देश को। अब आपने बोला कि हम देश को बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मोदी कह रहे हैं, अनुराग सुनिए, ऑडियो डाउन करिए इनका। अनुराग सवाल सुनिए, मोदी कह रहे हैं कि आप परिवार बचाने के लिए आ रहे हैं। कोई यादव परिवार को बचाना चाहता है, कोई गांधी परिवार को बचाना चाहता है, कोई लालू यादव परिवार को बचाना चाहता है, कोई ठाकरे परिवार को बचाना चाहता है। सबको परिवारों को बचाना है, ये बीजेपी और मोदी कह रहे हैं। जवाब इस बात का हटाओ है विपक्ष को। ठीक है, देखिए सवाल ये नहीं है, आपको मुझे बोलने नहीं देना है तो आप बोल दीजिए कि भाई विपक्ष को मैं बोलने नहीं दूंगा। अब मैं 30 सेकंड नहीं बोलता हूं, आप टॉक करते मुझे 1 मिनट आप बोले हैं, सवाल का जवाब दीजिए, बाकी मर्जी आपकी। और लोग बोले बीजेपी के वो जो कौन बोला बीजेपी का? बीजेपी का तो प्रवक्ता ही नहीं है यहाँ पर। कौन बोला बीजेपी का? बीजेपी का तो प्रवक्ता ही नहीं है यहाँ पर। झूठ भी बोलते हैं आप, झूठ भी बोलते हैं आप। अच्छा चलिए, कहाँ है बीजेपी का प्रवक्ता? शो भी कोई बात नहीं, मेरे सामने टीवी नहीं है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। टीवी नहीं है तो आपके सामने बीजेपी तो काम तो है, आपको आवाज तो आ रही है। बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला? नाम लो आप नाम लीजिए। बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला? नहीं है बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला? नाम, इसलिए अनर्गल और झूठी बातें ना बोले कृपया करके, मेरा निवेदन है आपसे। अच्छा बोलिए, नहीं है मैं क्यों बोल? आप अपने परिवारों को बचाने के लिए आ रहे हैं, मोदी ये कहते हैं, बीजेपी ये कहती है। जवाब देखिए सब, हाँ बिल्कुल, अब सुन लीजिए, बिल्कुल मैं देश के हर व्यक्ति के परिवार को बचाने के लिए आ रहा हूं, हर बेटी को बचाने के लिए आ रहा हूं। और परिवार होना गुनाह नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश के अंदर में परिवार होना गुनाह है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी हो सकती है, उनकी गलती हो सकती है, उनकी ऐसी मानसिकता हो सकती है। देश में परिवार होना तो घमंड की बात होती है। हमारा आपका ही परिवार है, आपका भी अमित देवगन जी परिवार है, हमारा ही परिवार है, और सभी यहां परिवार से आते हैं। परिवार होना कौन सा गुनाह हो गया? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि असली मुद्दों पे बात नहीं करना पाती, तो परिवारवाद की बात करती है। जब इनसे परिवारवाद के बारे में पूछा जाता है तो आप चौटाला जी की सरकार क्यों बनाते हैं? क्यों आप पीडीपी के साथ आप सरकार बनाते हैं? क्यों आपने एनसीपी के साथ सरकार बनाई है? क्यों आपने शिवसेना के साथ सरकार बनाई है? ये भी तो परिवारवाद से आती है। क्यों आपने अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया जिनके बेटे चीफ मिनिस्टर थे? क्यों आपने बनाया, बताइए आप। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह का जवाब है। इस तरह की ओके, अनुराग यू मेड योर पॉइंट, अनुराग जी यू मेड योर पॉइंट, अनुराग जी यू मेड योर पॉइंट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। सोनल मानसिंह वो कह रहे हैं परिवारवाद में दिक्कत क्या है? सबके परिवार है। सोनल जी जी, परिवारवाद में दिक्कत एक ही है कि मेरे बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी, उसके बाद उनका बेटा, उसकी बेटी, ये चलता जाए, तो इसमें डेमोक्रेसी कहाँ रही? डेमोक्रेसी में तो सभी को अधिकार है, सभी लड़ सकते हैं। वो तो दिखता नहीं है, वो तो दिखा नहीं। जैसे मैं हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट है, मैं तो किसी को अपॉइंट नहीं कर रही हूँ। तो नहीं, देखिए ये सब आप लोग तो चर्चा विचारना खूब कर सकते हैं, खूब बोल सकते हैं। मैं तो एक संस्कृति के क्षेत्र से आती हूँ, तो मेरे में वो चिल्लाने की और ये करने की आदत नहीं है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के इतना ही कहूंगी कि समाज देख रहा है, देश देख रहा है, परिवारवाद अब कूट कूट के भरा हुआ है, और उससे अब लोग तंग आ चुके हैं। मैं भी बातें सुनती हूँ ना, जो कलाकार का वृंद है जिसमें आप लोग की घुसपैठ नहीं है, वहाँ मेरी घुसपैठ है हजारों के साथ। तो मैं भी तो बातें सुनती हूँ। आपके बीच में पीडीपी के साथ सरकार तंग नहीं होते क्या? अनुराग ठाकुर को आप बनाएंगे, अभी परिवारवाद की बात हो रही थी। मैं उनको याद दिला रहा हूँ, उनको पता नहीं है ज्यादा, इसलिए उनको याद दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पार्टी के साथ सत्ता चला रही है कई जगह। तब आप सत्ता क्यों चला रहे हैं? आपको इतनी दिक्कत है तो सत्ता क्यों चलाते हैं आप? मत सत्ता चलाइए। बोल दिया हम परिवारवाद के साथ सत्ता नहीं चलाएंगे, लेकिन सत्ता बनाना होगा तो परिवारवाद श्रीवास्तव, आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता इस पे जवाब देने के लिए। वो कह रहे हैं परिवारवाद। नहीं, हम मध्य प्रदेश में सरकार। ओके, मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। मलूक नागर जवाब देना चाहते हैं। मलूक नागर 30 सेकंड्स। मलूक नागर देखिए परिवारवाद की जब बात आती है तो मेरे जो सुनने में आया, भाजपा ने भी 100 के करीब लोग देश में चिन्हित करें जो पहले बन गए आगे के लिए, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए। अगर किसी घर में एक एमपी है तो उसमें से एमएलए नहीं, एमएलए है तो एमपी नहीं, मिनिस्टर है तो दूसरे को टिकट नहीं, अगर कोई चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है तो उसके परिवार वाले को दूसरे को टिकट नहीं।
तो जहां तक बात है परिवारवाद की और एक घर में एक ही हो तो ज्यादा घरों में लोग बनेंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर पता नहीं परिवारवाद की बात आते ही कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है। उन्हें लगता है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अभी आने वाले समय में और दूसरे गांधी के आने वाले हैं, केवल परिवारवाद गांधी जी परिवार पर ही जाके क्यों टिक जाता है? ये तो पूरे देश की बात हो रही है और अच्छी बात है। अगर अभी तो ये यादव परिवार वाले अनुराग भदौरिया को दिक्कत है। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बड़ी स्टेटमेंट आई है और वो बड़ा बयान क्या है आपको मैं दिखा देता हूं। बड़ी स्टेटमेंट ये है कि सरकार को लाने दो विशेष सत्र, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, सरकार से लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि एक खबर लगातार बढ़ रही है आगे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, जिसका जिक्र मलूक नागर ने करा। सरकार को लाने दो विशेष सत्र, हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही साथ मेरे साथ सोनल मानसिंह है, अनुराग भदौरिया है, मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है। आपका एक बार फिर अभिनंदन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मलूक नागर है, सोनल मानसिंह भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। डॉक्टर अजय कुमार, विशेष सत्र बुला रही है नरेंद्र मोदी की सरकार 5 दिनों के लिए, सून आफ्टर G20। और मलूक नागर ने बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो सकती है, तो व्हाट यू हैव टू से? देखिए, ये तो सरकार सत्र बुला रही है, लेकिन उससे पहले देखिए आज सोनल मानसिंह जी डिबेट पर हैं और एक बहुत ही, मैं तो उनको बहुत सम्मान करता हूँ। सिर्फ एक, और मैं कभी नहीं सोचता था कि कोई टीवी डिबेट में जो है उनके बयान पर मैं कुछ टिप्पणी दूं, लेकिन जैसे मैडम बता रही थी कि परिवारवाद के बारे में ज्योतिराज सिंधिया से लेकर के राजनाथ जी से लेकर के अनुराग ठाकुर जी से लेकर के सब लोग को लेकर के फिर दूसरों को सीख देना जो है ना, जो थोड़ा सा गले से बात नीचे उतरती नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि देश के बारे में सब लोग चिंतित हैं, सब लोग सोचते हैं देश के हित में। और आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस के जो एजेंडा में सभी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसी को, सब सीनियर लीडर्स ने कहा कि किसी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छुक नहीं है। हर कार्यकर्ता अपने लीडर को जो है क्योंकि अपने सम्मान दिखाते हुए यार अपना जो है प्यार दिखाते हुए, स्नेह दिखाते हुए बोलते हैं। पर हमारा स्पष्ट है, राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, अखिलेश जी हो, कोई भी लीडर है, अरविंद केजरीवाल जी, कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस में ये बात की जो है किसी को इस विषय से कि कौन किसका नेतृत्व चलेगा। मुझे लगता है कि पहले बात ये चुनाव मोदी जी के वादे और मोदी जी की जो है असफलता पर यह चुनाव जो है जनता तय करेगी। इस मोदी वर्सेस मोदी और इस फेलियर्स, ये फंडामेंटल इश्यूज है। महंगाई, बेरोजगारी, जितने भी होगा, अभी गैस सिलेंडर को आप 30 बार दाम बढ़ाते हैं, फिर बेशर्मी के साथ कह देते हैं कि हम 200 रुपए का जो है सौगात दे रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी की आप बात करते थे, लेकिन नतीजे क्या है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसकी बात करते रहे, नतीजे हमने क्या देखे? क्या आपको लगता नहीं है कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी 2019 से, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा? यानी हम एक खबर दिखा रहे हैं लेकिन ऑडियंस नहीं मिल रही। आप एक मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन आपको वोटर नहीं मिल रहे। रफेल का मुद्दा आपने उठाया, देखिए क्या हाल हुआ, बुरी तरह से हारी कांग्रेस पार्टी। तो एक चीज है हमें थोड़े से सुन लीजिए प्लीज जी। पहली बात है, ये इलेक्शन जो है ना, लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट है। अगर आप वोटिंग 31% इनको मिला है तो बाकी 37% इनको मिला था, तो 63% जो है देश के लोग ने उनको वोट नहीं दिया था। अब जब सभी अलायंस साथ में आ रहे हैं तो ये पहले तो ये चुनाव है, जैसे बीजेपी भी स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ती है और अच्छी तरह से लड़ती है, इसमें दो राय नहीं है। और विपक्ष का विपक्षी एकता का, क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, संविधान बचाना। हमें जो लगता है कि देश की जो चुनौती क्यों है, आरक्षण चुनौती है, आरक्षण ये लोग अगले बार खत्म कर लेंगे, हमें जो लगता है। हमें लगता है कि जिस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है तो गरीब दब रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, जो है जिस तरह से बेरोजगारी है, तो इस देश में जो है जो भयावह स्थिति बन रही है बेरोजगारी की, हमें जो लगता है संविधान नहीं बचेगी, कमजोर वर्ग को जो आरक्षण जो है इसको खत्म करने के जो है रास्ते पर ये एनडीए चल रही है। और महंगाई और बेरोजगारी और चाइना और सीमा, आप कह रहे हैं एनडीए आरक्षण खत्म कर देगा? संविधान में बदलाव जिस तरह से चल रहा है तो हमारी जो चर्चा होती है लगातार, बृजमोहन श्रीवास्तव रिएक्ट करना चाह रहे हैं, सोलन मानसिंह भी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन गिव मी 30 seconds to complete. Okay, can I come, boss? I'll give you data.
2 सेकंड 30 सेकंड में डेटा दे देता ओके 15 सेकंड देन बृजमोहन श्रीवास्तव मैं 30 सेकंड जी 15 सेकंड या 30 सेकंड। पहली बात क्या है, आपने प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पहले टोटल वैकेंसी पर रिजर्वेशन होते थे, अब आपने डिपार्टमेंटल वाइज कर दिया। अब अगर 2 वैकेंसी है तो आरक्षण खत्म। तो उसी तरह से अगर आप एससी के एसटी का आंकड़े देख लीजिए, नॉट अ सिंगल सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट अ सिंगल टीवी एंकर बॉस, नॉट अ सिंगल टीवी एंकर, not a single CEO of a top 50 or 100 or 500 companies in India, SC, ST, OBC भी ले लो उसमें, महिला मुसलमान तो छोड़, महिला एक आध होंगे, नहीं तो मुसलमान तो है ही नहीं। हमारा इतना ही कहना है कि आप सेक्रेटरीज क्या बात लेके आ रहे हैं, टीवी एंकर कोई ST नहीं है, कोई CEO ST नहीं है। आप बताइए, मेरा निवेदन आपसे आप कोई नहीं है, कोई नहीं है CEO कोई नहीं है SC ST। एक सेकंड, डेटा बताइए। बिल्कुल आप मुझे लगता है कि दिस लेट्स गेट टू द टॉपिक। ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव रिप्लाई। देखिए, मैं बोल लूं, अमित जी जब ये संविधान को खतरे में बताते हैं तो आप देखिए कि जब इनके पक्ष में कोई फैसला आ जाता है तो संविधान भी सुरक्षित है, न्यायालयों पर भी कोई दबाव नहीं है, और जिन एजेंसियों की बात करते हैं अगर वो इनको छोड़ देती हैं तो उन एजेंसियों पर भी दबाव नहीं है। लेकिन जब इनके विपरीत कोई फैसला आता है तो सारी एजेंसियां खत्म हो जाती हैं, संविधान भी खतरे में पड़ जाता है। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का जो नैरेटिव ये लोग देश में पैदा कर रहे हैं, इसको जनता बेहतर तरीके से समझ रही है। ये बात एनडीए जो है कि वो INDIA में खत्म कर देगा। बिल्कुल समझ रही है। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि INDIA में बहुत ही वरिष्ठ और गंभीर राजनेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, अनुभवी भी हैं। लेकिन जब ये कहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा तो यह बिल्कुल पूरी तरह से हास्यास्पद लगता है। भारतीय जनता पार्टी को या हमारे एनडीए को इस बात पे कभी भी हम लोगों ने इस बात को नहीं कहा है कि हम लोग कोई आरक्षण के विरोध में हैं या हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। ये कहना ही गलत है। लेकिन फिर भी ये इस प्रकार का एक नैरेटिव, एक भय पैदा करना चाहते हैं। जैसे भी आदरणीय संजय राउत जी ने 2 रोज पहले कहा कि पथराव होगा, आग के गोले फेंके जाएंगे। जिस दिन देश के अंदर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इस प्रकार की बातें करके ये समाज में एक तो नफरत की बात करना चाहते हैं, समाज को भ्रमित करना चाहते हैं और बगैर किसी आधार के करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इन सारी बातों का हम लोग तो विरोध करते हैं। जब मैं एनडीए में बैठकर सोचता हूं, एनडीए की कसौटी पे जब हम लोग देखते हैं, हमें लगता है कि देश जी यू मेरी की जरूरत है। जी अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, 40 करोड़ लोगों जी की, डॉक्टर अजय कुमार, ये महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस देश को एक उड़ान दे सके। जी, सोनल मान सिंह ने बोला कि आपका निशाना मोदी है और मोदी जो है, आपका टारगेट नरेंद्र मोदी है और मोदी जो है, मोदी के लिए देश ही महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता नहीं है बीजेपी इसी नैरेटिव को, एनडीए इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है कि फॉर मोदी कंट्री मैटर्स द मोस्ट, देश उनके लिए सबसे ऊपर है? 40 सेकेंड देन मलूक नागर। नहीं, देश इसलिए नहीं, ठीक, एक मिनट, देश इसलिए कोई तो देखिए, सोनल जी का इसलिए मैं सोनल जी के बयान पर जो है खटास टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी में मैं बोलूंगा। जब मोदी जी राजस्थान जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, तो गहलोत को हटाने के लिए बोलते हैं, तो वो बड़ा नेशनलिस्ट है। ये यार पॉलिटिक्स है मैडम, ये मोदी को हटाना नहीं हटाना, मोदी डजन, हमारा अगर 70% देश की जनता जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है, वो तो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं। ये इस तरह के बयानबाजी ठीक नहीं है। दूसरी बात है, बृजमोहन जी, आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? आप ऐलान कीजिए ना कि जातीय जनगणना जो होनी चाहिए, मोदी जी क्यों नहीं करा रहे हैं? कास्ट सेंसस क्यों नहीं कर रहे? जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। आप बोल दीजिए, मैं आपके समर्थन में, जो आपको जो है वाह मैं ताली बजाऊंगा यहाँ पर। ये जानबूझ के कास्ट सेंसस नहीं करा रहे हैं। सोनल मान सिंह, देश की जो असली स्थिति है, जी सोनल जी रिप्लाई। कास्ट सेंसस कराइए। मैं तो इतना कहती हूं कि जातिवाद खत्म करने की बातें होनी चाहिए, न कि उसको बढ़ावा देने की। जातिवाद करके तो हमारे जो हमने देखा है क्या क्या हुआ है 1947 के पहले से, और ये अंग्रेजों की रणनीति थी कि अलग टुकड़ों में बांट दो। हम यदि उसी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जब एक समरसता
समाज में होनी चाहिए, आ रही है धीरे धीरे, तो समरसता को फिर से क्यों हम तोड़ना चाहते हैं? मेरा ख्याल तो ये है कि हमें इससे ऊपर उठना चाहिए और जहाँ जहाँ क्वालिटी है, जहाँ गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता को भी तो ध्यान में लेना चाहिए ना, जातिवाद से ऊपर उठ के। अभी इतने वर्ष हो गए, 75 वर्ष से ऊपर हो गया, तो हम लोग कब तक इसको करते रहेंगे? मैं ये नहीं कहती हूँ, देखिए ये आरक्षण की जरूरत थी और शायद अभी भी है, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं मात्र इतना कह रही हूँ कि हमें अपने आप सोचना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए गंभीरता से कि वास्तव में हम कहाँ पर हैं। समरसता की बात करते हैं लेकिन समरसता लाना चाहते हैं। अजय कुमार, समरसता तो है, मलूक नागर मैं आपको बता रहा हूँ, समरसता सोनल जी कह रही है समरसता है, भाईचारा है, प्रेम है, लेकिन क्या उस प्रेम को आप आगे नहीं बढ़ाना देना चाहते? आप जातिवाद चाहते हैं, जात पात चाहते हैं, वो सूट करता है आपके एजेंडे को? अजय, लगता है आवाज नहीं जा पा रही। ओके, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया क्या? अनुराग भदौरिया रिप्लाई। अमीश जी आवाज आ रही है? आपकी अब आवाज आ रही है, लेकिन अनुराग भदौरिया को मैं बोल चुका हूं, तो मैं अभी अनुराग भदौरिया 30 सेकंड बोले। अनुराग, आ रही है। अच्छा ठीक है, अनुराग, अनुराग को बोल दो, अनुराग को बोल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि उनके पास एक नेता के अलावा दूसरा नेता है नहीं। अच्छा, इसलिए वो चाहते हैं, क्या हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, क्या इसमें ज्यादा नेता नहीं होने चाहिए, कामयाब नेता नहीं होने चाहिए? ये तो हमारी खूबसूरती है। आप नहीं चाहते कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, फूल अनेक माला एक, फूल अनेक माला एक, यही तो हमारी इंडिया की खासियत है। ये इतने सफलता नहीं है, दुविधा है आपकी। क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक लीडर दूसरा लीडर का नाम नहीं ले सकते। क्या लोकतंत्र में हमारे पास 4-5 लीडर नहीं होने चाहिए? यही हमारी खासियत है कि हमारे पास सशक्त लीडर हैं। लोकतंत्र ये कोई तानाशाही नहीं है, ये कोई अमेरिका नहीं है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक मलूक नागर ये कह रहे हैं कि चंपा चमेली के फूल हैं, चंपा चमेली के फूल हैं, और हमारे पास तो कई सारे नेता है, लेकिन एक संयोजक तो फिलहाल बन नहीं पा रहा है, लेकिन नेता कई सारे हैं। हर पार्टी कह रही है कि हमारा नेता प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे लीडर हैं, बहुत सारे लीडर आप बिल्कुल 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 अखिलेश जी यूपी हारे लेकिन प्रधानमंत्री बनने को तैयार है मलूक नागर, और वो चाहते हैं कि बहन जी आ भी जाएं उनके साथ। जो हमारे ऑपोजिशन है भाई, सुनो जो हमारे कांग्रेस साथी ने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे ये लोग, किसी की हिम्मत नहीं है आरक्षण पिछड़ों को और दलितों को, और पिछड़ों में जो जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लोहार व कुमार, तमाम पिछड़ी जाति, और दलितों का कोई आरक्षण खत्म कर दे। जहां तक बात है 68-70 सालों में इनका हक मिला नहीं, इनके साथ अन्याय हुआ, इनकी वोट ले ली, इनको दिया, कुछ नहीं गया। आज कम से कम सदन में आके माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मंत्री बनाए, मैंने इतने दलित मंत्री बनाए, अगर ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो ऐसे क्यों कहते हैं? कांग्रेस ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा? लेकिन एक बात कहना, एक बात और कहना चाहता हूँ। अरे चंपा चमेली के फूलों में भी कह दीजिए। एक बात अनुराग भदौरिया, मलूक नागर को 10 सेकंड दीजिए। कहना चाह रहा हूँ, अरे मलूक नागर, अनुराग भदौरिया के चंपा चमेली के फूलों में भी कुछ कहिए। क्यों बदले हुए हैं? सुनो, मैं बता रहा हूँ, एक बात और कहना चाह रहा हूं, भदौरिया सुन ले, एक मिनट जरा भाई। एक बात और कहना चाह रहा हूं कि पिछड़ों का और दलितों का जो हक है आज भी पूरा मिल नहीं रहा है। इनको इनका हक, पिछड़ों का भी और दलितों का भी, इनको हक इनको अब देना पड़ेगा। अब लोग जाग चुके हैं, अब लोग जाग चुके हैं। यार भदौरिया रुक जाए यार, एक मिनट जरा। इनको इनका हक, अरे आप अभी हक की बात कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया चाहते हैं कि आप उनके साथ गठबंधन में आ जाए, मलूक नागर इंडिया में आ जाए। ये भदौरिया की तैयारी पूरी नहीं, कुछ का कुछ फूल, चमेली, गुलाब, क्या क्या कह रहे हैं पता नहीं, मैं इनकी बात पर नहीं कहना चाह रहा। अरे वही तो माला एक होती है ना, यही हमारा हिंदुस्तान है, एक माला होगी। यहाँ विभिन्न प्रदेशों के लोग हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, लेकिन हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। इसलिए मैंने कहा एक माला में हम लोग पिरोए हुए लोग हैं, ये इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारी बोली भाषा अलग हो सकती है,
हमारे विचार भी अलग हो सकते ठीक है। हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र की बात पे हम सब एक होंगे, राष्ट्र के मुद्दे पर हम एक होंगे। इसलिए मैंने कहा माला हमारी एक है प्रभु। अभी तो आपकी माला एक है, लेकिन विचार अनेक है, नेता भी अनेक है, और वो तमाम अनेक नेता अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं। समस्या आपकी ये है, तो समस्या को पहले समझिए और उसके बाद उसका निदान करिए। पॉइंट ये है, नहीं, ये हाथ को ऊपर करके दिखाने से, पॉलिटिकल भाषण देने से अगर आपको आपकी समस्या का समाधान होता तो दीजिए मंचों के ऊपर। लेकिन 22 में आप चुनाव हारे और अब प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, वो कई सारे विचार हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। उनकी स्टेटमेंट आई है, गठबंधन के पास ना नेता है ना नियत है। ओके, मैं रुक करता हूं अजय कुमार का। अजय कुमार, ना नेता ना नियत, दिक्कत क्या है? देखिए, दुकानें बंद हो गई हैं आप लोगों की, उस परिवारवादी दुकान को खोलना चाहते हैं आप लोग, बीजेपी कह रही है। देखिए, एक चीज है यार भाई साहब, ये पहले तो अपने जो पिछले ब्रिज मोहन जी बता रहे थे ईडी के बारे में 500 विधायक और एमपी के ऊपर छापामारी हुए, उसमें से 145 जो है बीजेपी में शामिल हो गए। आप बोल रहे हो कि कोई नैतिकता इस भारतीय जनता पार्टी में? कितने बड़े बड़े, सोनल मानसिंह जी बोलते भारत के लिए ईडी और सीबीआई 500 एमपी और एमएलए पर छापामारी हुई और 145 ज्वाइन के बीजेपी, बड़े ईमानदार हैं। दूसरी बात है कि पब्लिकली क्यों नहीं बोलते कि जातीय जनगणना करेंगे? देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि नरेंद्र मोदी लोगों के दिल में है, परिवारवादियों की दुकानें बंद हो चुकी है, इसलिए तकलीफ हो रही है। देवेंद्र फडणवीस का यह बड़ा बयान है। सीएनबीसी आवाज की टक्कर के थर्सडे एडिशन में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी है। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। ब्रेक के बाद बड़ी खबर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। मुंबई में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा है। लगभग सभी पार्टियां अपने नेताओं को बेहतर पीएम उम्मीदवार बता रही हैं, अपने नेताओं के काम की मिसाल दे रही हैं। लेकिन इसी बीच दुनिया की नामी गिरामी एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर की एक बड़ी ही खास रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत दुनिया के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। 23 देशों के 40% लोगों ने भारत को अपनी फेवरेट कंट्री बता दिया है। लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ विदेशियों की राय नहीं है, देश के भी 68% यानी 68% लोगों की राय है। भारत की ग्लोबल इमेज पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। इसके पिछले 9 सालों में विदेशों में बनी भारत की छवि है। प्यू रिसर्च के मुताबिक परसेप्शन के मामले में भी मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। 55% लोग पीएम मोदी को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, तो 24% लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं, यानी कुल मिलाकर 79%। दिस फिगर इज क्वाइट बिग व्यूअर्स। 79% भारतीयों की पसंद नरेंद्र मोदी है। सर्वे के मुताबिक 2024 में 55% वोटर्स मोदी को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी अमेरिकी कंपनी की रिसर्च में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 26% लोग स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करने वाले 36% हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को केवल 13% यानी 13% लोगों का स्ट्रांग सपोर्ट है, जबकि 33% लोग थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं। तो ये थी ये रिपोर्ट, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी बहुत ऊपर हैं और बाकी नेता तो कहीं खड़े नहीं होते। राहुल गांधी भी बड़े पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी इन सब की तैयारी है किसी को नेता बनाने की, लेकिन प्यू रिसर्च मानता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी बड़े फेमस हैं, यानी वहां के भी नेता हैं। फिलहाल व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन यानी गुरुवार एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।